screenshot of the same. ठीक है. Now, where is the spongy bone present? It is seen in the expanded end of the long bone. अब हमारे लॉन्ग बोन कौन से होते हैं? हमारा जो थाई बोन है ना, हमारा जो थाइस का बोन है वो लॉन्ग बोन है, या फिर जो हमारा अपर आर्म का जो बोन है जिसको हम ह्यूमरस बोन बोलते हैं, अपर आर्म बोन, दैट इज ऑल्सो लॉन्ग बोन. तो जो भी हमारा लॉन्ग बोन है उसके एंड को एपीफाइजियल रीजन कहा जाता है. क्या कहा जाता है? एपीफाइजियल रीजन. तो हमारे लॉन्ग बोन के एंड पे ये स्पॉन्जी बोन प्रेजेंट होता है. इसका स्ट्रक्चर कैसा है? तो इसका जो मैट्रिक्स है जिसे हम ओसीन कहते हैं वो वेब के जैसा है, मकड़ी के जाले का जैसा है, जिसमें कॉलम्स ऑफ बोन्स प्रेजेंट हैं. एंड बायो में, प्लीज नोट डाउन, बायो में कॉलम्स को हम ट्रेबैक्यूले कहते हैं. एनीथिंग विच इज अरेंज्ड वन आफ्टर अनदर इन अ कॉलम like structure is called as trabeculae in bio. So matrix of this particular spongy bone is web like, made up of columns of bone called as a trabeculae. ये ट्रेबैक्यूले के बीच बीच में छोटे छोटे स्पेसेस भी प्रेजेंट हैं, और ये स्पेस के अंदर सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट है जिसे हम रेड बोन मैरो कहते हैं. एंड द नाम से ही पता चल रहा है रेड बोन मैरो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहीं पे ब्लड के सेल्स तैयार होते हैं. So it has been clearly stated that it is responsible for hemopoiesis. हेम का मतलब होता है ब्लड एंड पोएसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन. सो हेमोपोएसिस का मतलब है ब्लड का फॉर्मेशन. ठीक है. इसके अंदर हेवर्सियन सिस्टम नहीं है. क्यों नहीं है हेवर्सियन सिस्टम? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे मैट्रिक्स वेब के जैसा है, जबकि हमने हेवर्सियन सिस्टम में क्या पढ़ा था? हमने हेवर्सियन सिस्टम में पढ़ा था कि जो बोन के सेल्स होते हैं, दे आर अरेंज्ड इन अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल एंड दे आर हार्ड, मेड अप ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट. पर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो स्पॉन्जी बोन है, स्पॉन्जी है. हाँ, स्पॉन्जी बोन जो है इसके अंदर हेवर्सियन सिस्टम नहीं होता है. मतलब अगर आप एक हड्डी को इमेजिन करोगे, आई विल शो यू दिस पार्ट, सी दिस पार्ट. ये एक पूरा हड्डी है, ये हमारा थाई बोन है. प्लीज सी द कर्सर ऑल ऑफ यू वेयर आई एम मूविंग द कर्सर. ये एक हड्डी है. हड्डी का जो एंड है, ये जो ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पर स्पॉन्जी बोन होता है, और हड्डी का ये जो बॉडी है जहाँ पे ये बीच का हिस्सा है वहां पे कॉम्पैक्ट बोन होता है. समझ में आ गया सबको? तो बोन का जो ऊपर वाला हिस्सा है, एंड वाला हिस्सा जिसको हम एपिफाइजियल रीजन बोलते हैं, वहां पर रेड बोन मैरो होता है, जबकि ये जो बीच वाला हिस्सा है बोन का, वहां पर वो जो नॉर्मल हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में हेवर्सियन सिस्टम वाला, वो प्रेजेंट होता है. इज दैट क्लियर? सो द फंक्शन ऑफ स्पॉन्जी बोन इज, स्पॉन्जी बोन प्रोवाइड्स कंसिडरेबल स्ट्रेंथ विथ मिनिमम ऑफ वेट. ठीक है. अब हम चलते कॉम्पैक्ट बोन में. तो कॉम्पैक्ट बोन किधर दिखता है हमें? शाफ्ट में. शाफ्ट का मतलब है बॉडी ऑफ लॉन्ग बोन, जिसको हम डाइफाइसिस भी कहते हैं. शाफ्ट मींस बॉडी, और बॉडी को ही हम डाइफाइसिस भी कहते हैं. तो इसका जो स्ट्रक्चर है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है वही पूरा स्ट्रक्चर है. मतलब मैट्रिक्स हार्ड है, सॉलिड है, बीच में स्पेस नहीं है. यस, ओके. एंड एवरीवेयर देयर इज अ फैटी टिश्यू. यहाँ पे फैटी टिश्यू प्रेजेंट है. क्योंकि यहाँ पे फैटी टिश्यू प्रेजेंट है तो ये फैट स्टोर करता है. मतलब ये मैरो को हम क्या बोलेंगे? येलो मैरो बोलते हैं. ठीक है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बोन मैरोज. एक तो रेड बोन मैरो और दूसरा है येलो बोन मैरो. येलो बोन मैरो का काम क्या है? स्टोरेज ऑफ फैट. एंड येलो बोन मैरो इज प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ लॉन्ग बोन. येलो बोन मैरो हैज हेवर्सियन सिस्टम. ठीक है. जबकि रेड बोन मैरो में हेवर्सियन सिस्टम नहीं होता है,
यस एंड नेक्स्ट थिंग इज इसका काम क्या है, हेमोपोइसिस। अगर आपको हेमोपोइसिस वर्ड नहीं याद आएगा एग्जाम में तो यू कैन स्ट्रेट अवे राइट डाउन दैट इट हेल्प्स इन द ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड सेल फॉर्मेशन। Is that very clear to all of you? I hope you must have taken the screenshot of the same. Have you all taken it? Yes. So this is what is about everything. Okay. These are the trabecules which I was talking just now about. ये सब trabecules है. Yes. ये स्ट्रक्चर आपको नहीं है नो डाउट, बट आपको समझने के लिए ये मैं बता रही हूँ। देखो ये पूरा हिस्सा स्पॉन्जी बोन है और ये पूरा हिस्सा है कॉम्पैक्ट बोन। तो कॉम्पैक्ट बोन में आप देख सकते हो सर्कुलर 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 स्ट्रक्चर, जबकि स्पॉन्जी बोन में आप कॉलम के जैसा स्ट्रक्चर देख सकते हो। देखो कॉलम, और यहाँ पे कैसे सर्कुलर सर्कुलर है और यहाँ पे कॉलम के जैसा है। तो ये कॉलम लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रेबैक्यूले बोल रहे हैं। आई होप द थिंग्स आर मोर क्लियर नाउ। आप यहाँ पे भी डायग्राम में देख सकते हो, अगर आप बोन को कट करोगे तो बीच का हिस्सा विल बी कॉम्पैक्ट बोन एंड साइड का हिस्सा विल बी स्पॉन्जी बोन। Is it very clear? Next is about the fluid connective tissue. Just a second. Okay. Next is the fluid connective tissue. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को हम वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, जिसमें आपको पढ़ने के लिए है ब्लड एंड लिम्फ। पर ये ब्लड एंड लिम्फ आपको ये साल पढ़ने के लिए नहीं है, आप 12th स्टैंडर्ड में ब्लड और लिम्फ के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, तो ब्लड के अंदर आते हैं इतने सारे चीजें जो आप नेक्स्ट ईयर 12th स्टैंडर्ड में डिटेल में पढ़ोगे। सो ब्लड कंटेन्स प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इसके साथ साथ लिम्फ भी होता है, दैट आल्सो यू आर गोइंग टू लर्न नेक्स्ट ईयर। वेरी क्लियर? Now Yes. let us move on to the next tissue, that is a muscular tissue. As you can see on the screen that हमारे बॉडी में बोन्स तो है और बोन्स के साथ साथ क्या प्रेजेंट है, मसल्स प्रेजेंट है। ठीक है, so each muscle is made up of a muscle का fiber and muscle fibers are made up of मिनी मायोफाइब्रिल्स। प्लीज ये चीज क्लियर करो, बहुत सारे बच्चे लोगों को ये हमेशा डाउट रहता है। मसल फाइबर और मायोफाइब्रिल्स में बहुत बच्चों को हमेशा डाउट रहता है, तो प्लीज ये चीज को अच्छे से क्लियर करके लो। ईच मसल इज मेड अप ऑफ मसल फाइबर और मसल फाइबर के अंदर होता है मायोफाइब्रिल्स। ठीक है, इज दैट वेरी क्लियर? मसल का काम क्या होता है, इट हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्ट मतलब शॉर्टन एंड रिलैक्सेशन मींस लेंथन। मसल के वजह से ये लोकोमोशन भी होता है एंड मूवमेंट होता है। लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या फर्क है? लोकोमोशन मींस एक जगह से दूसरे जगह तक चलकर जाना, और मूवमेंट मतलब बैठे बैठे भी, मतलब हाथ हिलाना, पैर हिलाना, दैट इज अ मूवमेंट। फिर वो लोकोमोशन हो या फिर मूवमेंट हो, दोनों के लिए मसल्स का जरूरत पड़ता है। गॉट इट? ओके। ना मसल में आपको ये 3 अलग अलग टाइप के मसल्स पढ़ने हैं। यू हैव टू लर्न द स्केलेटल मसल। ये प्लीज नोट डाउन कर लो उसका अलग अलग नाम, प्लीज ऑल ऑफ यू नोट डाउन। Skeletal muscle is also called as a striated muscles or the striped muscles, all the voluntary muscles. Smooth muscle is also called as non-striated or visceral muscle. Please ये note down करो अलग अलग नाम। If you are done, please tell me.
Done all of you? Yes. Yes. Okay. So let us come back to this particular point now. So muscular tissue we are learning. The muscle tissue arises from the embryonic mesoderm and it is making 40% of our body weight. Muscular tissue is made up of thin, elongated, contractile. Contractile means जो छोटा हो सकता है, जो shorten हो सकता है, muscle fiber. इसके लिए हम इसको contractile tissue भी कहते हैं. So this can be asked for 1 mark question. Why muscle fiber is called as a contractile tissue? या फिर why muscular tissue is made up called as contractile tissue? क्यों बोलते हैं? क्योंकि मस्कुलर टिश्यू के अंदर जो मसल फाइबर है वो कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर है. ठीक है, मस्कुलर टिश्यू के अंदर जो मसल फाइबर है इट इज कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर एंड देयरफॉर मस्कुलर टिश्यू इज आल्सो कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू. As I've just now mentioned that the fibers are having the ability to contract. किसके कारण ये क्यों कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 2 प्रोटीन्स एंड दिस प्रोटीन नेम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ये जो हम बता रहे हैं कि मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है तो ये किसके कारण कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ प्रोटीन फिलामेंट. और वो प्रोटीन कौन से हैं? मायोसिन प्रोटीन एंड एक्टिन प्रोटीन. ये दोनों प्रोटीन का नाम याद रखो बिकॉज लोकोमोशन लेसन में ये प्रोटीन आएगा और तब हम जानेंगे कि हम मसल मूवमेंट कैसे कर पाते हैं. तो ये जो दोनों प्रोटीन है इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इज दैट वेरी क्लियर? प्लीज नोट डाउन. मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, हमारा मस्कुलर जो टिश्यू है वो कॉन्ट्रैक्टाइल है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो मसल फाइबर है वो कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर है. वो कैसे कॉन्ट्रैक्शन कर पाता है? क्योंकि उसके अंदर 2 प्रोटीन फिलामेंट्स प्रेजेंट हैं. कौन से 2 प्रोटीन फिलामेंट्स हैं? मायोसिन एंड एक्टिन, जिसके कारण लोकोमोशन एंड मूवमेंट होता है. ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर पढ़ने जा रहे हैं कि मसल फाइबर कैसा दिखता है. हमने उसका प्रॉपर्टी समझ लिया कि वो कॉन्ट्रैक्शन करता है. कैसे कॉन्ट्रैक्शन करता है वो भी हमने समझ लिया, ये प्रोटीन के वजह से करता है. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न कि मसल फाइबर दिखता कैसा है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है. तो कोई भी मसल फाइबर थिन होता है, इलोंगेटेड होता है, विथ 1 और मेनी न्यूक्लियर. या तो उसमें एक ही न्यूक्लियस होगा या तो उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस भी हो सकते हैं. ये जो मसल फाइबर है, यस, क्योंकि ये एक सेल है ना, पर सेल है पर लंबा सेल है, इसीलिए हम इसको मसल फाइबर बोल रहे हैं. अब कोई भी सेल में तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होना ही चाहिए. यस, तो ये मसल फाइबर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, उसे हम कहते हैं सार्कोलेमा. प्लीज नोट डाउन. क्या बोलोगे? सार्को. कोई भी सेल के अंदर, सेल का ऊपर का कवरिंग को हम क्या बोलते हैं बेटा? वी कॉल इट एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर आप उसको सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, है ना. तो जो सेल मेम्ब्रेन है मसल फाइबर का, उसे हम कहते हैं सार्कोलेमा. अच्छा, क्योंकि अभी ये सेल है तो उसमें साइटोप्लाज्म तो होगा ही, तो साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्म. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, मसल फाइबर का जो सेल है वो कैसा है? लंबा सेल है, इलोंगेटेड सेल है. या तो उसमें एक न्यूक्लियस हो सकता है या तो उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस भी हो सकते हैं. इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यस, इसका, क्योंकि ये सेल है तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो हमने उसको एक नाम दे दिया है, सार्कोलेमा. अब आप मुझे पूछोगे कि इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने ऐसा अलग सा नाम क्यों दिया है? क्योंकि सार्कोलेमा बोलते ही अगर मैं सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलूंगी
तो फिर आप सोचोगे कि मैडम कौन से सेल के बारे में बात कर रही है, क्या ये कार्डियक सेल के बारे में बात कर रही है, या फिर ये मसल सेल के बारे में बात कर रही है, या फिर ये कोई और दूसरे सेल के बारे में बात कर रही है। तो जब मैं स्पेसिफिकली सार्कोलेमा बोलूंगी तो आप तुरंत समझ जाओगे कि वी आर टॉकिंग अबाउट द मसल का सेल मेम्ब्रेन, मसल फाइबर का सेल मेम्ब्रेन, एंड द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज अ सार्कोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म है तो उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, मायोफाइब्रिल्स। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मसल फाइबर के अंदर होता है मायोफाइब्रिल्स, प्लीज नोट डाउन। यस, सार्कोप्लाज्म में क्या होता है, occupied by longitudinal parallel protein threads called as a myofibrils, and how they are arranged along the axis of the fiber. This protein thread contains the myosin and actin. हमारा जो मस्कुलर टिश्यू इज इनर्वेटेड, इनर्वेटेड मीन सप्लाइड विथ नर्व फाइबर ऑल्सो। इसीलिए आपको कहीं चोट लगेगी मसल्स में तो आपको दर्द होता है, तो दर्द क्यों होता है, बिकॉज इट इज इनर्वेटेड, इट इज सप्लाइड विद द नर्व फाइबर, एंड साथ में इट इज वैस्कुलर ऑल्सो, मीन्स रिच इन ब्लड सप्लाई ऑल्सो। तो मसल में नर्व का भी सप्लाई है, ब्लड का भी सप्लाई है। ब्लड का सप्लाई क्यों है, बिकॉज ब्लड इज गोइंग टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, और ब्लड जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट लेकर जाएगा। वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज मसल सेल के अंदर बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यस, मसल के सार्कोप्लाज्म में, हमेशा साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो इसके सार्कोप्लाज्म में बहुत सारा लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। ऐसा क्यों, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया वी नो दैट इट इज अ पावर हाउस ऑफ सेल, और मसल से ही हम चल पाते हैं। तो जब हमको बहुत ज्यादा चलना रहता है तो माइटोकॉन्ड्रिया से पावर मिलता है चलने के लिए या दौड़ने के लिए या फिर कोई भी काम करने के लिए। इज इट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको इतना समझ में आ गया है? आई विल रिपीट इट वंस अगेन। हमारा मस्कुलर टिश्यू मीजोडर्मल इन ओरिजिन है, इट इज मेकिंग 40% ऑफ अवर बॉडी वेट। हाँ, मस्कुलर टिश्यू टिश्यू है तो उसका सेल को हम क्या बोलते हैं, मसल फाइबर बोलते हैं। क्यों फाइबर बोलते हैं, क्योंकि ये लंबा है इसीलिए हम इसको फाइबर बोलते हैं। यस, मसल सेल जो है जिसको हम मसल फाइबर बोलते हैं, उसका जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज सार्कोलेमा। सार्कोलेमा के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म के अंदर हमें बहुत सारा मायोफाइब्रिल्स देखने को मिलता है, और मायोफाइब्रिल्स हमने समझा है कि वो किस चीज से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, मायोसिन एंड एक्टिन प्रोटीन से बना होता है। इसके साथ साथ मैंने क्या बताया अभी, सार्कोप्लाज्म में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इसके अलावा पूरा मस्कुलर टिश्यू को नर्व सप्लाई भी है और ब्लड सप्लाई भी है। वेरी क्लियर? यस और नो बेटा? Yes. Yes. ओके, अच्छा, फंक्शन क्या है? फंक्शन इज वेरी सिंपल, वेरी इजी। It brings about movement of our body parts and locomotion of an organism. Yes, आपको आपका हाथ ऊपर नीचे करना है, yes, पैर का मूवमेंट करना है, या फिर आपको यहाँ से चलकर थोड़ा दूर तक जाना है, उसके लिए मसल्स काम में आता है। साथ में हमारा मसल्स हमारे बोन्स को सपोर्ट करता है एंड अदर स्ट्रक्चर्स। यस, आजकल तो हम व्हाट्सएप से सारे फेशियल एक्सप्रेशन शो करते हैं, बट एक्चुअली फेशियल एक्सप्रेशन और जो भी जेस्चर्स होते हैं ये सब किसके वजह से होता है, ऑल बिकॉज ऑफ द मसल्स। तो आप अपने फेस पे जो भी एक्सप्रेशंस दिखा सकते हो, खुशी का या फिर एंगर का, तो ये कैसे हो रहा है, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दिस मसल्स। यस, मसल्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर हार्ट बीट विच इज अवर लाइफ लाइन, है ना। अगर हार्ट बीट स्टॉप हो गया तो वी विल बी गॉन। तो हार्ट बीट में भी मसल्स होते हैं एंड जो कंटिन्यूअसली बीट कर रहा है। इवन हार्ट बीट तो है ही, साथ में हम खाना जो खाते हैं
जिसमें पेरिस्टालिटिक मूवमेंट होता है, उसमें भी हमने पढ़ा है एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सारे अलग अलग टाइप के मसल्स होते हैं, लॉन्जिट्यूडनल मसल, सर्कुलर मसल्स। यस, तो वहां पे भी मसल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज वो फूड को आगे पास ऑन होने में, मतलब कंडक्शन होने में मदद करता है। अगेन मसल्स का इंपॉर्टेंट कहां पर है? फॉर द फ्लो ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। यस, जब आप इनहेलेशन कर रहे हो, आपका चेस्ट रीजन, जो आपका इंटरकोस्टल मसल्स है, वो एक्सपांड हो रहा है, और जब आप एक्सलेशन कर रहे हो तो अगेन इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अगेन एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंटरकोस्टल मसल विच इज प्रेजेंट इन अवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हाँ, again respiration is again responsible because of this muscles. Production of sound, yes, हमारा जो हम बातें कर पाते हैं, लैरिंग्स में वॉइस बॉक्स होता है, हमारे लैरिंग्स में वॉइस बॉक्स है, अगेन वाइब्रेशंस is produced by of the because of the muscles. Any release of secretion or waste product through the duct. Yes, अगर कोई डक्ट को, कोई पाउच को कोई चीज रिलीज करना है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो कॉन्ट्रैक्शन आ गया मतलब मसल्स आ गए। मसल्स आर रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग फूड, yes, for passing urine also, for passing the feces also, for mating also, for delivering a baby also, feeding a young one also, maintaining the equilibrium and a favorable resting posture also. Okay, so everywhere you can see that muscle has a very very important role. So this can be asked as a 2-mark question for the exam. So we expect 4 points for you all to write down. Function of muscle. Now we are going to learn the different types of muscle. Now types of muscles are based on their structure, कि वो कैसा दिखता है, वो कहाँ पर present है, that is location, और उसका काम क्या है, that is function. So based on their structure, location and function, we are going to learn 3 different types of muscles. This you have already noted down. ठीक है? Striated muscles are also called as a striped muscles, क्योंकि उसमें हमें ऐसे stripes नजर आएंगे. ठीक है? नॉन स्ट्रेटेड मसल्स आप देख सकते हो यहाँ पर, प्लीज ये आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट आप इसको समझ सको बाद में भी. देखो, स्ट्रेटेड मसल इज ऑल्सो, आपने क्या लिखा है, उसको हम स्केलेटल मसल भी बोलते हैं, तो ये हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होता है. प्लीज सी द कर्सर ऑल ऑफ यू, एंड यू कैन सी दैट इट इज मेड अप ऑफ लाइंस. इसमें बैंड्स है ना, ऐसा ऐसा लाइन लाइन दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इसको स्ट्राइप्ड मसल्स बोलते हैं या फिर स्ट्रेटेड मसल्स बोलते हैं. जबकि नॉन स्ट्रेटेड मसल आप देख सकते हो, जिसको नॉन अनस्ट्राइप्ड भी बोलते हैं या फिर स्मूथ मसल बोलते हैं, वो हमारे ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं. ये कौन सा ऑर्गन आपको दिख रहा है? स्टमक है ना, तो स्टमक हो गया, किडनी हो गया, लिवर हो गया, सब जगह स्मूथ मसल सेल प्रेजेंट है. और एक्सक्लूसिवली सिर्फ हार्ट में एक अलग टाइप का मसल प्रेजेंट है, दैट इज अ कार्डियक मसल. तो कार्डियक मसल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ स्केलेटल मसल एंड स्मूथ मसल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से बना है कार्डियक मसल. इज दैट वेरी क्लियर? स्केलेटल मसल हमारे स्केलेटन में है, स्केलेटल मसल से हम चल फिर पाते हैं. स्मूथ मसल से हमारे विसरल ऑर्गन में प्रेजेंट है. स्मूथ मसल कहाँ पर है? हमारे विसरल ऑर्गन में है. विसरल मतलब क्या होता है? ऑल इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी, जैसे कि स्टमक, लिवर, किडनी, पैनक्रिया, सब जगह स्मूथ मसल है. हाँ, एंड स्मूथ मसल में कौन सा मूवमेंट होता है? मोस्टली पेरिस्टालिटिक या कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. इतना समझ में आ गया सबको? सो लेट अस लर्न ईच वन इन डिटेल. यस, सबको समझ गया कि ये तीनों मसल्स कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है इन अवर बॉडी? यस और नो? Yes. No. ओके, नो. कोई है जिसको नहीं समझा है? Yes, anyone? Somebody told no also. Anyone, please, if you want, I will repeat it also once again.
Please say yes or no. Yes. Understood. Akshay. Akshay Nair. Yes, ma'am. Akshay. Have you understood? Have you understood? Yes, ma'am. Okay. Anyone else who want me to repeat, or shall I move on to the types? I think no. Okay. Now let us begin with the first one. Okay. Before going with that, I will start with the easier one, that is a smooth muscle. So as I've told you, every time you should always write down the answer in a systematic way, that is origin, structure, function, and then the diagram. So origin में we know that they are present, smooth muscle are present in the visceral organ, जैसे कि हमारा stomach, हमारा intestine, हमारे reproductive system और हमारे urinary system में smooth muscle present है. ठीक है. इसके लिए हम इसे visceral muscle भी कहते हैं, visceral muscle भी कहते हैं. स्मूथ मसल को विसरल मसल भी कहा जाता है. साथ में दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इनवॉलेंट्री मसल. इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. आप अपने स्टमक का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन अपने कंट्रोल में कर सकते हो क्या? नहीं. आप अपने इंटेस्टाइन का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर सकते हो क्या? ऑब्वियसली नो. तो ये जो मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है इनका मूवमेंट. ठीक है. इट इज इनवॉलेंट्री इन नेचर, मतलब दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय आवर ओन विल. सो प्लीज नोट डाउन, smooth muscle also called as visceral muscle, also called as unstriped muscles, also called as involuntary muscle. ठीक है. चलो अब स्ट्रक्चर पे चलते हैं हम. तो हम ये एक वाले डायग्राम को देखेंगे, फिर आप ये बंडल्स को देखो. देखो ये एक वाला आप देख सकते हो, दे आर इलोंगेटेड. इलोंगेटेड लंबा है, इलोंगेटेड है. स्लेंडर है मतलब पतला है. स्पिंडल शेप का मतलब क्या होता है? दोनों साइड से टेपरिंग है. स्पिंडल शेप का मतलब होता है बोट शेप. बोट कैसा होता है? दोनों साइड से टेपरिंग होता है ना. तो आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में कि इट इज टेपरिंग फ्रॉम बोथ द साइड्स, और अ स्पिंडल शेप विद अ टेपरिंग एंड. टेपरिंग एंड मींस पॉइंटेड एंड. They are arranged in sheets or layers are bound by sarcolemma. ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग आपको नजर आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? सार्कोलेमा. अंदर साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्म बोलेंगे. अगर हम न्यूक्लियस की बात करेंगे तो सिर्फ एक ही न्यूक्लियस, देखो आप देख सकते हो हर सेल में सिर्फ एक एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है. वन न्यूक्लियस इन ईच सेल. और न्यूक्लियस भी बीच में सेंटर में प्रेजेंट है, ऐसा नहीं कि एक कोने में प्रेजेंट है. सो सेंट्रली प्रेजेंट सिंगल लार्ज ओवल न्यूक्लियस. ओवल शेप का न्यूक्लियस है. क्योंकि ये मसल फाइबर है तो मायोफाइब्रल्स तो होना ही है. एंड ऐसा वाला स्मूथ मसल, अभी मैंने आपको बताया कि ये इनवॉलेंट्री इन नेचर है, मतलब ये हमारे कंट्रोल पे नहीं है. फिर ये किसके कंट्रोल में है? तो इसके जो भी मूवमेंट्स होते हैं वो हमारे एएनएस से कोऑर्डिनेशन किया जाता है. मतलब एएनएस से जो भी हार्मोन निकलता है उससे इसका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है. आई होप द थिंग्स आर क्लियर. एएनएस इज ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, एज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. ये सब आप डिटेल में 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे. यस, सिंपैथेटिक हार्मोन से ये कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड पैरासिम्पैथेटिक हार्मोन से ये रिलैक्स होता है. ठीक है. पर अभी के लिए आपको ये नहीं समझना है. अभी के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किसके कारण होता है? एएनएस के कारण होता है.
ठीक है, तो एक बार आप प्लीज पूरा ये पॉइंट्स पढ़ो, कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क मी, जस्ट गो थ्रू ऑल द स्ट्रक्चर, कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क मी। ये समझ गया सबको? कुछ डाउट है किसी को? टेक्स्ट बुक में एक सिंपल सा डायग्राम दिया है, तो यू कैन ड्रॉ दैट पर्टिकुलर डायग्राम, ठीक है। So you can see the function of a smooth muscle. They are involuntary in nature. They undergo prolonged but slow contraction and relaxation. कितनी फ्रीक्वेंसी होगी that depend upon, स्टमक में अलग होगी, इंटेस्टाइन में अलग होगी, यूरिनरी ब्लैडर में अलग होगी. So they are basically responsible for the peristaltic movement, which help in the passage of food in the digestive tract. So this will come as a function. So you can see that the full topic has been divided into origin, structure, function, and the diagram. Yes. Now इसके बाद हम समझते हैं straighted muscle. Straighted muscle में थोड़ा आपको ज्यादा समझना है, so please concentrate. Straighted muscles, they are attached to the bones in the head, trunk, and the limb region. So they are also called as a skeletal muscle. कैसा दिखता है? अगर हमने स्ट्रेटेड मसल्स को कट किया, हाँ, तो हमें उसमें बैंड्स नजर आते हैं, लाइट बैंड एंड डार्क बैंड. अगर हम इसके न्यूक्लियाई के बारे में बात करेंगे तो न्यूक्लियाई काफी बड़ा है और पेरीफेरी में प्रेजेंट है. पेरीफेरी मतलब एक कोने में प्रेजेंट है, सेंटर में नहीं है. जो फाइबर्स हैं, दे आर पैरेलल टू वन अनदर और दे आर कनेक्टेड by means of connective tissue to form a muscle bundles. ठीक है, मसल फाइबर जो है, स्ट्रेटेड मसल के जो मसल फाइबर्स हैं वो एक के बाजू में एक हैं. यस, और एक साथ कनेक्टेड है by means of a connective tissue और एक मसल का बंडल बनाते हैं. इसके अंदर भी मायोफाइब्रिल्स है, इसके अंदर भी सार्कोप्लाज्म है, इसके अंदर भी सार्कोलेमा है. ये तो कॉमन पॉइंट है. अब हम ये लाइट और डार्क बैंड के बारे में थोड़ा और समझते हैं. ये जो मायोफाइब्रिल्स हमने बताया, उसके अंदर हमें अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स नजर आता है. ये लाइट और डार्क बैंड होने के वजह से ही हम इसको स्ट्रेटेड मसल्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमें स्ट्रेशंस देखने को मिलता है, बैंड्स देखने को मिलता है. लाइट बैंड को आई बैंड भी बोला जाता है. आई बैंड का मतलब होता है आइसोट्रोपिक बैंड. आइसोट्रोपिक बैंड का मतलब क्या है? जहां से लाइट पास हो सकता है. जहां से लाइट पास हो सकता है, इसके लिए वो थोड़ा लाइट दिखता है, हल्का दिखता है. यस, लाइट बैंड के बीच में भी एक डार्क लाइन होता है जिसको हम जेड लाइन या फिर क्रॉसेस मेम्ब्रेन भी कहते हैं. सो प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया लाइट बैंड को हम आई बैंड बोलते हैं. आई का फुल फॉर्म क्या है? आइसोट्रोपिक बैंड.
और आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? ऐसा बैंड जिसमें से लाइट पास हो सकता है। और ये आई बैंड के ही बीच में, आई बैंड के ही बीच में भी एक लाइन प्रेजेंट है जिसको हम जेड लाइन या फिर क्रॉसेस मेम्ब्रेन बोलते हैं। इतना क्लियर? आई बैंड के अंदर जेड लाइन, आई बैंड के अंदर ही जेड लाइन, इतना समझ में आ गया? अब हम चलते हैं डार्क बैंड की तरफ। डार्क बैंड को ए बैंड बोला जाता है। ए का मतलब है आइसोट्रॉपिक का उल्टा, एन आइसोट्रॉपिक। एन आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या हो गया? जिसमें से लाइट पास नहीं हो पाता। अगेन डार्क बैंड के बीच में भी एक लाइट लाइन प्रेजेंट है जिसको हम एच लाइन या फिर हेंसेन्स लाइन भी कहते हैं। समझ में आया? इतना कंफ्यूज मत हो ये दो पैराग्राफ में, ठीक है? आई बैंड के बीच में एक डार्क लाइन है जिसका नाम है जेड लाइन, और डार्क बैंड के बीच में लाइट लाइन है जिसका नाम है एच लाइन। मतलब क्या? अभी व्हाट इज दिस जेड लाइन? व्हाट इज सार्कोमियर? सार्कोमियर मतलब होता है एक लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड। तो लाइट बैंड टू लाइट बैंड इज कॉल्ड एज सार्कोमियर। नाउ अगेन यू विल अंडरस्टैंड विद दिस पर्टिकुलर डायग्राम। वेट, ये देखो, ये डायग्राम से आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये वाला कौन सा लाइन हो गया? ये कौन सा हो गया बेटा? डार्क। ये कौन सा है? लाइट। फिर ये है डार्क, फिर ये है लाइट, फिर ये डार्क, फिर ये लाइट। अब देखो ये लाइट है, लाइट के बीच में कौन सा है? जेड लाइन, ठीक है? ये डार्क है, डार्क के बीच में अभी मैंने आपको क्या बताया था? डार्क के बीच में कौन सा होता है? एच लाइन। एच लाइन। दो जेड लाइन के बीच में, दो जेड लाइन का बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं सार्कोमियर। सार्कोमियर बोलते हैं। तो यू कैन सी जेड टू जेड इज सार्कोमियर। ओके, अगेन अभी आप इसको देख सकते हो अच्छी तरह से। नाउ यू कैन सी द मसल्स, दिस आर द माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे कट करने के बाद हमें ऐसा नजर आता है। ये दिस इज द फिगर विच वी लुक लाइक। जब भी हम इसको ओपन करते हैं तो ये देखो पूरा मसल का बंडल्स है, पूरा मसल का बंडल्स। और मसल के बंडल में एक एक जो है आप देख सकते हो, ये वाले पार्ट को हमने अभी जूम करके देखा था। तो आई बैंड, ए बैंड, फिर आई बैंड, फिर ए बैंड, फिर आई बैंड के बीच में कौन सा होता है लाइन? एच लाइन, जेड लाइन, सॉरी, ठीक है? और ये पूरा क्या है? मसल का बंडल है, ठीक है? चलो एक बार ये पूरा एक बार वापस देख लो। किसी को कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी। हो गया? You can keep the textbook in front of you. You can compare the things, whatever I'm talking, with the help of the textbook. Page number 122 of your textbook. हुआ रीड करके बेटा इतना? Yes? Yes. Okay बेटा, just a second, I will share the textbook also. Wait.
Can you all see the textbook? Yes. Page number is 1. 1 to 2. Okay, I've shared the textbook because to tell you about this particular part. That is a red and the white muscle. So please stick in your textbook also red and the white muscle. This is again very, very important. So on the basis of amount of red pigment, skeletal muscles are of two main types. So again, this can be asked as a distinguish in your exam. Red and white muscle. ठीक है, रेड पिगमेंट है या नहीं स्केलेटल मसल में, उसके अनुसार दो टाइप के मसल्स हैं. तो रेड मसल में नाम से ही पता चल रहा है, इट कंटेन वेरी हाई अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन. मायोग्लोबिन इज अ प्रोटीन. वाइल व्हाइट मसल के अंदर बहुत कंटेन वेरी लो अमाउंट ऑफ दिस पिगमेंट. मायोग्लोबिन इज अ पिगमेंट. ठीक है, रेड पिगमेंट. सो अगेन आई एम टेलिंग यू, रेड मसल में बहुत ज्यादा मायोग्लोबिन होता है और व्हाइट मसल के अंदर कम मायोग्लोबिन होता है. व्हाट इज मायोग्लोबिन? 1 mark क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम. Myoglobin is an iron containing red color pigment present only in the muscles. Very important. जैसे हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन इज ऑल्सो अ पिगमेंट. प्रोटीन है पर पिगमेंटेड प्रोटीन है. वैसे ये भी एक प्रोटीन है पर पिगमेंटेड प्रोटीन है. तो मायोग्लोबिन इज एन आयन कंटेनिंग. रेड कलर क्यों है? क्योंकि हेमोग्लोबिन में भी तो रेड आयन कंटेनिंग ही होता है ना. वैसे ही मायोग्लोबिन में भी आयन कंटेनिंग रेड कलर पिगमेंट होता है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे मसल्स में होता है. और हेमोग्लोबिन किधर होता है? हमारे ब्लड में होता है. इट कंसिस्ट ऑफ 1 हेम एंड 1 पॉलीपेप्टाइड चेन. अभी मैंने आपको बताया पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या होता है? प्रोटीन. You know that proteins are made up of amino acids and amino acids are linked together with the peptide bond. तो प्रोटीन्स को ही हम पॉलीपेप्टाइड चेन भी बोलते हैं. तो क्यों मतलब ये है एक्चुअली प्रोटीन, बट इसके अंदर एक हेम भी प्रेजेंट है. इट कैन कैरी 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, जबकि हेमोग्लोबिन कैन कैरी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. Due to presence of myoglobin, the muscle can obtain their oxygen from 2 sources, that is myoglobin and the hemoglobin. ठीक है, इसलिए जब आप दौड़ते हो वगैरह तो यहाँ पे एनर्जी का मतलब दिस ऑक्सीजन का जरूरत होता है यहाँ पे फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी, है ना. एटीपी कैसे बनता है? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. करेक्ट है. तो यहाँ पे the sources of energy is myoglobin and the hemoglobin. Is that very clear? Yes, ma'am. Okay. So now we are going to learn about the cardiac muscle, which is the next one. Wait, again I will share the PPT. So you can just go through this part. So you can see the striations. They are attached to the skeletal bones, biceps. Striations are present. They are present in bundles. Now, just now I've shown you how they're present in bundles. Okay. You can see in our biceps and triceps, all the skeletal muscles have been present. This is a smooth muscle का simple सा diagram. You can draw this particular diagram in your exam too. ये simple सा diagram आप draw कर सकते हो. फ्यूजीफॉर्म का मतलब भी होता है स्पिंडल शेप को ही हम फ्यूजीफॉर्म भी बोलते हैं. जो भी चीज ऊपर और नीचे से टेपरिंग होता है उसे हम फ्यूजीफॉर्म भी कह सकते हैं बायो में. ठीक है.
इसमें आप देख सकते हो कोई स्ट्रेशन नहीं है और ऐसे हमारे विसरल ऑर्गन में प्रेजेंट है। सो ये दो हमने पढ़ा अभी। नाउ द नेक्स्ट वन विच वी आर गोइंग टू लर्न इज द कार्डियक मसल। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना भूल गई कि स्ट्रेटेड मसल्स जो होते हैं दे आर वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स है मतलब वो हमारे ओन कंट्रोल पे, मतलब जब मुझे उठना है तभी मैं उठ सकती हूँ, जब मुझे बैठना है तब मैं बैठ सकती हूँ, जब मुझे बोलना है तब मैं बोल सकती हूँ। मतलब क्या, ये मेरे कंट्रोल पे है। सो इट इज, दे आर वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, दे आर कंट्रोल्ड बाय आवर ओन विल। जबकि स्मूथ मैंने बताया इट इज इनवॉलेंट्री, और साथ में कार्डियक भी कैसा होता है, इनवॉलेंट्री, मीन्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, अभी हमने सेल जंक्शंस मैंने आपको ऑलरेडी पहले पढ़ाया भी है। तो सेल जंक्शन फ्यूजेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल एंड मेक देम स्टिक टुगेदर। ठीक है, तो यू कैन सी द जंक्शंस बिटवीन द एडजेसेंट सेल। ये एक सेल है और ये एक सेल है, इन दोनों के बीच में जंक्शंस है। तो ये जंक्शंस जो है ये क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को चिपका के रखता है। तो कम्युनिकेशन जंक्शन को, ये जो जंक्शंस आपको नजर आ रहे हैं, these are very important, called as an intercalated disc. This is the special point of a cardiac muscle. Intercalated disc सिर्फ और सिर्फ हमें कार्डियक मसल में नजर आता है और कहीं पे भी नहीं। So again this is a very important point. So communication junction जो है इसी को हम intercalated disc बोलते हैं, which allow the cell to contract as a unit. That is, when one cell receives a signal to contract, the neighboring cell also contracted. तो ये जंक्शन के वजह से ही एक को सिग्नल मिला तो बाजू का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। हाँ, एक को सिग्नल मिला रिलैक्स होने का तो बाजू का भी रिलैक्स होता है। तो ये इंटरकैलेटेड डिस्क बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द कार्डियक मसल। ठीक है, दिस इज अ स्पेशल पॉइंट, अगेन आई एम रिपीटिंग, जस्ट गो थ्रू वंस अगेन दिस पर्टिकुलर दिस थिंग। You can also say that the point of addition of muscle, जहां पे दो मसल फाइबर का एडिशन हो रहा है, एडिशन मतलब जॉइनिंग या स्टिकिंग, वो जंक्शन को हम इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं। ठीक है, एंड वी नो अबाउट द हार्ट दैट, एंड अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, लेट अस सी अबाउट द, इतना पढ़ के हो गया सबका? यस, हैव यू ऑल सीन दिस मच? Okay, so you can see from the textbook once again, sarcolemma is not distinct. We can't see the sarcolemma very nicely. They are uninucleated muscle fiber. एक ही न्यूक्लियस है, एक इसमें आप देख सकते हो एक ही न्यूक्लियस है। यूनि मीन्स वन, बट दे अपीयर टू बी मल्टी न्यूक्लियर। हमें दिखने में ऐसा लगता है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है। एडजेसेंट्स आर जॉइंट। ठीक है, एंड द पॉइंट ऑफ एडिशन को हम क्या बोलते हैं? प्लीज मेक दिस इन बॉक्स, इंटरकैलेटेड डिस्क। So this junction plays a very important role in contraction. अभी मैंने आपको बताया they work as a unit. ठीक है, and they are truly involuntary muscles. Some mammalian cardiac muscles are modified and are capable of generating impulse on their own. इसके लिए ह्यूमन हार्ट को अगर हम बात करेंगे तो इट इज कॉल्ड एज मायोजेनिक हार्ट। यस, मायोजेनिक का मतलब होता है व्हेन द हार्ट हैज बीन कंट्रोल्ड अंडर द कार्डियक मसल। व्हेन हार्ट का मूवमेंट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मसल, इट इज कॉल्ड एज मायोजेनिक हार्ट। पर अगर कार्डियक मसल का जो कंट्रोल है न्यूरल सिस्टम पे रहेगा, न्यूरल स्टिमुलस पे रहेगा, तो हम उसको बोलते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। तो अभी हमने दो टाइप के हार्ट भी समझा, एक होता है मायोजेनिक हार्ट और दूसरा होता है न्यूरोजेनिक हार्ट।
मायोजेनिक हार्ट का मतलब क्या होता है? जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज कंट्रोल्ड बाय मसल्स, कार्डियक मसल्स, तो उसको हम बोलेंगे मायोजेनिक हार्ट। पर अगर हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन न्यूरल स्टिमुलस से हो रहा है, मतलब नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, तो हम उसे बोलेंगे न्यूरोजेनिक हार्ट। ठीक है। इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स वी आर हैविंग अ मायोजेनिक हार्ट। नेक्स्ट ईयर 12th स्टैंडर्ड में आप मायोजेनिक हार्ट का स्टिमुलेशन वगैरह सब डिटेल में पढ़ने वाले हो। एंड इन केस ऑफ अवर हार्ट, cardiac muscle is forming the myocardium of the heart wall. What is myocardium? Is the inner layer of the heart wall. अपने हार्ट में 3 वॉल्स होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। तो जो मायोकार्डियम है उसमें पूरा कार्डियक मसल ही प्रेजेंट होता है। इज दैट वेरी क्लियर ऑल ऑफ यू? एक बार ये वाला पॉइंट भी देख लो। एंड वी नो फंक्शन ऑफ हार्ट तो हमें पता ही है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट द हार्ट मसल इज इट वर्क्स विदाउट फटीग, मतलब बिना थके काम करता है, एक बार भी ये थकता नहीं है। तो ये मसल्स कुछ ऐसे बने हैं कि ये कभी भी थकते नहीं हैं, दे वर्क विदाउट फटीग। ठीक है, you can just go through about all these things also. Types of heart, please note down myogenic heart and the neurogenic heart. Yes, एक बार देख लो बेटा, if you are having any doubt, so please ask me. So what are the things we have learned today? We have learned the types of bone, we have learned the fluid connective tissue in short, we have learned the muscular tissue, उसका structure कैसा होता है, and then all the 3 types we have learned today. तीनों टाइप्स पढ़ा। मसल, दैट इज स्केलेटल जो हमारे स्केलेटन में प्रेजेंट है, स्मूथ जो हमारे विसरल ऑर्गन में प्रेजेंट है, एंड कार्डियक जो हमारे सिर्फ और सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट है। देन वी हैव लर्न द 2 टाइप्स, दैट इज रेड एंड व्हाइट मसल। जिसके अंदर मायोग्लोबिन होता है उसे हम रेड बोलते हैं, जिसमें मायोग्लोबिन कम होता है उसे हम व्हाइट बोलते हैं। उसके साथ साथ वी हैव लर्न द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ट, that is the myogenic heart and the neurogenic heart. ठीक है, and homework, as you know that you have to write down all these things and all the diagrams are very 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 important, सब diagrams important है। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है तो you can please ask me. Anybody is having any sort of doubt? किसी को कुछ पूछना है, होमवर्क कर रहे हो, कभी भी मैं आपको अचानक से, और कभी भी क्या, इनफैक्ट टुमारो इटसेल्फ, tomorrow I will check each and everybody's notebook. ठीक है, you have to on your